चलो बेटा, कहाँ तक हुआ था भाई? आप लोगों तो कोई नहीं फोन कर रहा था बेटा? अभी कोई फोन तो नहीं कर रहा था? होगा, बाद में देखेंगे किसी को। नहीं, उनका तो बात पहले बात हुआ था। अभी 10 रास्ते में हो रहा। चलिए, रास्ते में जाम इतना कभी कभी हो जाता है कि। कहाँ तक कर लिया था बेटा? कल लास्ट में कहाँ तक हुआ था? अच्छा, स्ट्रेचिंग ऑफ वायर वगैरह कर लिया था, हो गया था ना? अगर किसी वायर को बेटा हम लोग स्ट्रेच करते हैं तो क्या इफेक्ट आपका होगा, वो कंडीशन आपने कर लिया था। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर रेजिस्टेंस पे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या इफेक्ट होगा अगर किसी भी हम कंडक्टर के रेजिस्टेंस की बात करते हैं बेटा, तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस विल बी इंक्रीजेस। और किस रिलेशन से आप लिखेंगे उसको? इंक्रीजमेंट जो होगा वो किस रिलेशन से आपका होगा? हाँ, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। और रिलेशन क्या आता है अगर टेम्परेचर के टर्म में लिखते हो? अल्फा इंटू डेल्टा टी या टी जो इंक्रीजमेंट कर रहे हैं। लेकिन ये बेटा रिलेशन जो हम लोग पढ़ते हैं ना, ये बिलो 300 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे तक अगर गर्म करते तब ये रिलेशन बनता है। अगर आपका यही टेम्परेचर और लार्ज टेम्परेचर तक हम लोग हीट करते हैं वायर को, तो उस केस में बेटे आर इक्वल टू आर नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा इंटू टी प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर, फिर उस रिलेशन से हम लोग डिटरमाइन करेंगे। ठीक, तो लिख लीजिएगा बेटा, इफेक्ट ऑफ क्या? टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। और पड़ोसी कहाँ है जी? आजकल गायब रह रही है। नहीं, बिना काम के तो गायब नहीं होती, बस आते काम ज्यादा करने लगी क्या इधर? हाँ, जैसे कुछ लोग रेगुलर रहने वाले हैं वो कभी कभी गायब होते हैं। हाँ, और कुछ लोग कभी कभी आते हैं, है ना? दोनों टाइप के ब्रांड हैं। हाँ, चलो लिखो बेटा, लिखिएगा डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। लिखिए, देखिए ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ conductors increases. On increasing temperature resistance of conductors increases. Temperature increases. ठीक, that is आप लिख सकते हो बेटा, जो रेजिस्टेंस आपका होगा ना, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी हमारी इंक्रीज करेगी। टेम्परेचर अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होगी आपकी? इंक्रीज करेगी। टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी इंक्रीज करती है। और जब हम लोग रिलेशन लिखते हैं, क्या लिखेंगे बेटा? अगर रिलेशन आप लिखोगे तो उसके इसमें क्या होगा? आर टी इक्वल टू R0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा इंटू टी प्लस बीटा इंटू स्क्वायर। अब आपने ये इतना रिलेशन खाली पढ़ा होगा, जो बोर्ड में आपका है ना, वहां पे दिया गया बेटा R इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा इंटू टी। तो ये कंडीशन आपका होता है जब हम लोग बीटा इंटू टी, ये तब अप्लीकेबल होता है जब टेम्परेचर की वैल्यू 300 से ज्यादा हो। ये तब के लिए अप्लीकेबल है व्हेन टी क्या हो। ये तब अप्लीकेबल आपका होगा व्हेन कितना? टी ग्रेटर दैन कितना? 300 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जनरली हम लोग जो टेम्परेचर का इंक्रीजमेंट करते हैं बेटा, बहुत लार्ज नहीं होता है, बहुत लार्ज नहीं होता। जैसे 10 20 50 डिग्री आपने इंक्रीज किया
तो उसके लिए जब हम लोग लगाते हैं तो वहां पे फार्मूला लिखते हैं RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा इंटू टी। ये तब तक के लिए वैलिड है व्हेन टी, ठीक, कितना हो, 0 से बड़ा हो, यानी कि टी लेस देन इक्वल आर लेस देन क्या 300 डिग्री, लेस देन ही कर लीजिए आप, ठीक। टेम्परेचर की जो वैल्यू है, किस क्लास में आया भैया आप लोग? हाँ जी जी बेटा, इधर आगे चले जाओ, नेक्स्ट वाला अगला। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे जो आप दिखाओगे ना, तो कंडीशन आपकी जो होगी वो हमारा क्या, टेम्परेचर की वैल्यू अगर आपका 300 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल या लेस है तो हम लोग यूज करते हैं RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा इंटू क्या टी। यहाँ पे अल्फा और बीटा जो होते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। और लिख लीजिएगा, where alpha and beta are temperature coefficient of resistance। इसको टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ क्या कहते हैं बेटा, रेजिस्टेंस कहते हैं। R0 जो है रेजिस्टेंस एट कितने पे, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, RT रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेंटीग्रेड। RT जो है वो T डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस है बेटा, और R0 जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस है। तो ये केस आपका होता है, यहाँ से दिखा लेते हैं। तो R0 रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और RT रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके बेस पे आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, क्या होगा नोट कर लीजिए। हो गया बेटा, चलिए आगे लिखिएगा। और यहाँ से अगर हम लोग बेटा अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, कभी कभी पूछा जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी, ठीक। प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में, प्रतिरोध ताप गुणांक। अच्छा जी, तो उस केस में क्या करेंगे, अगर हमें अल्फा की वैल्यू निकालना है तो अल्फा की वैल्यू जब आप इसी क्वेश्चन से निकालोगे, सेकंड वाले क्वेश्चन से, तो फ्रॉम क्वेश्चन सेकंड अगर अल्फा आपको निकालना है, देखो RT इधर जाएगा माइनस R0 हो जाएगा, तो ये अल्फा मिलेगा हमें RT माइनस कितना R0 अपान, ये आपका क्या हो गया, ये तो इधर से गया, यहाँ पे R0 क्या हुआ बचा गया, तो RT नॉट इंटू टी। तो ये कंडीशन आपका होता है अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, अल्फा इक्वल टू RT माइनस R0 अपान R0 इंटू टी। टी है जो बेटा टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट किया, क्योंकि हम लोग R0 0 डिग्री पे ले रहे हैं, तो 0 डिग्री के रिस्पेक्ट में जो भी टेम्परेचर आप बढ़ाओगे 10 20 50 100 जो भी आप बढ़ा रहे हो, वही हमारा फाइनली टी हो जाता है। जैसे T1 कुछ होता तो T2 माइनस T1 करते हैं हम लोग, तो वहाँ डेल्टा टी के टर्म में जनरली लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पे चूंकि T1 की वैल्यू 0 है, तो जो T2 की वैल्यू होगी वही आपका दोनों का डिफरेंस हो जाता है, तो सीधा सीधा हम लोग वहाँ पे T लिख ले रहे हैं। अगर आप डेल्टा के टर्म पढ़े होंगे मतलब वही है, ठीक है। तो ये केस आपका अल्फा की वैल्यू RT माइनस R0 अपान R0 इंटू टी के क्या होगा, रेशियो के बराबर होगा। तो यहाँ से टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू आप निकाल लेते हैं, ठीक। दूसरा पॉइंट करके लिख लीजिए, ये हो गया। एक तो न्यूमेरिकल इन पे बनते बेटा, दूसरा न्यूमेरिकल बनता है जैसे हमें अगर R1 और R2 दिया गया हो, मान लो T1 डिग्री पे R1 है क्या रेजिस्टेंस, T2 पे R2 है, तो उस केस में एक अगर हमें T2 पे निकालना है और T1 पे दिया गया है, ठीक। तो एक तरीका है कि T1 R1 पे जो दिया गया T1 पे दिया उससे फिर R0 निकालो, फिर R2 वाले पे रखो, तो दो बार इक्वेशंस आपको यूज करना पड़ेगा। एक दूसरा मेथड आपका होता है सीधे R1 और R2 को आप रिलेट कर लीजिए, तो लिखिएगा if R1 and R2 if R1 and R2 are the resistances at T degree centigrade, T1 degree centigrade and T2 degree centigrade,
T1 degree centigrade and T2 degree centigrade respectively, at T1 degree centigrade and T2 degree centigrade respectively, then T1 degree centigrade and T2 degree centigrade respectively, then देखिए R1 अपान R2 इक्वल टू, अगर R1 के T1 डिग्री पे रेजिस्टेंस बेटा R1 है और T2 डिग्री पे R2 है, R2 हो सकता है निकालना हो या R1 निकाला, कोई एक गिवन होगा, एक आपको फाइंड करना होगा। तो वहां पे हम लोग लिखते बेटा R1 अपान कितना R2 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू T1 अपान 1 प्लस अल्फा इंटू कितना T2। अरे R1 अपान R2 की वैल्यू जो है, अगर आपको डायरेक्ट वहां से निकालना है, R नॉट कोई वैल्यू आपको गिवन नहीं है, R नॉट गिवन है तो सीधे रख के निकाल लेते हैं, बट अगर R नॉट नोन नहीं है, R1 की वैल्यू T1 टेम्परेचर दी है, R2 की वैल्यू T2 पे निकालना है, तो इस इक्वेशन को यूज करके सीधा सीधा आपको मिल जाएगा, मतलब 2 स्टेप वाला एक स्टेप में लग जाएगा। ठीक, अब इसके बेस पे भी पूछा जाता है कि अगर मान लो R1 और R2 रेजिस्टेंसेस T1 और T2 पे हैं, तब उस केस में आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा की वैल्यू कितनी होगी। तो जैसे वहां पे लिखा था RT माइनस R0 अपान R0 इंटू कितना T, तो यहाँ पे जब लिखेंगे अगर T1 पे R1 है, T2 पे बेटा R2 है, उसकी हेल्प से अगर हमें क्या टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा निकालना है इसकी हेल्प से, तो उस कंडीशन में यहाँ पे जहाँ पे RT लिखा है वहां पे R2 माइनस R1 अपान R1 इंटू क्या T2 माइनस T1 कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा वहां पे T2 माइनस T1 कर लीजिएगा। तो पॉइंट करके नोट कर लीजिए। बेसिक रिलेशन आपका जो इधर लिखा है यही है, बनता सब कुछ वहीं से है, बट यहां से जब बनाएंगे तो फिर आपको 2 स्टेप में आ जाना पड़ेगा, और वैसे रहेगा डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा वहां से। ठीक, तो लिखिएगा बोले बेटा, देखिए द वैल्यू ऑफ अल्फा is different at different temperatures at different temperatures। आगे लिखिएगा the temperature coefficient of resistance is averaged, मतलब पूरे का मीन एवरेज ले लेते बेटा, एवरेज्ड ओवर द टेम्परेचर रेंज T1 and T2, T1 डिग्री सेंटीग्रेड and T2 डिग्री सेंटीग्रेड, over the temperature range T1 degree centigrade and T2 degree centigrade is given by देखिएगा given by अल्फा इक्वल टू जब अलग अलग टेम्परेचर पे आपको रेजिस्टेंसेस दिए गए हैं, तो वहां पे लिखेंगे अल्फा की जो एवरेज वैल्यू आपकी होगी यह आएगा बेटा R2 माइनस R1 अपान, ठीक, कितना R1 इंटू T2 माइनस T1 कर लेंगे बेटा। तो ये कंडीशन होता है अल्फा की जो वैल्यू हो जाएगी R2 माइनस R1 अपान R1 ब्रैकेट में T2 माइनस T1। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है बेटा, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू देता है, क्योंकि जब मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो अल्फा की वैल्यू स्लाइटली वेरी करती है। ठीक, तो उस केस में जब वेरिएशन होगा तो हम लोग एवरेज वैल्यू निकालते हैं। ठीक, और जो पहला वाला है वो किसी शॉर्ट टाइम टेम्परेचर डिफरेंस के लिए 0 से कुछ बढ़ा के किया तो उसके लिए आपका है। तो ये चीजें आपकी होती है, उसके बेस में हम लोग यहाँ से दिखा देते हैं क्या होगा टेम्परेचर कोफिशिएंट। ऑलरेडी आपने रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी वगैरह लिख लिया था ना, कल आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी वगैरह बता दी गई थी। ठीक, तो ये चीजें आपकी हो गई बेटा, कैसे हम लोग यहाँ से डिटरमाइन करेंगे। और आपके सिलेबस से बेटा पहले कार्बन रजिस्टर हुआ करता था, अभी रिमूव कर दिया गया है। पहले कार्बन रजिस्टर्स आपने पढ़ा होगा कलर कोड के बेस पे, ठीक है, जो कार्बन बैंड्स होते थे कलर बैंड्स, उनके बेस पे आपने पढ़ा होगा क्या रेजिस्टेंस ऑफ ए कार्बन रजिस्टर। लेकिन आज के डेट में आपको सिलेबस से अब क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। ठीक,
तो अगर इच्छा हो तो बता दे, फिलहाल कोई पूछा नहीं जाना है। हाँ हाँ, क्वेश्चन नहीं बना है। लेंथ अगर इंक्रीजमेंट पे तो सीधा वो फार्मूले बनता है बेटा, कहो तो बोल दे, लिख लीजिए। वो डायरेक्ट फार्मूले पे ही जो बनाएगा रिलेशन बना, तो एरिया रिलेट करेगा ना। जैसे आप क्या करोगे, टेम्परेचर क्या लेंथ बढ़ाओगे तो एरिया उसी रेशियो में क्या करेगा, घटेगा। एरिया क्या करेगा आपका, घटेगा। लिख लीजिएगा क्वेश्चन, लिख लो बेटा। उसी को हम लेंथ के बजाय एरिया के टर्म में बोल लेते हैं एक, ठीक। लिख लीजिए, इफ, देखिए, इफ रेजिस्टेंस ऑफ ए, if resistance of a wire of length, resistance of a wire of length, resistance of a wire of length L, area of cross section A is R, then determine A, area of cross section A is R, मतलब ऐसा वायर जिसका लेंथ बेटा L है और एरिया A है, उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना गिवन है बेटा, R के बराबर दिया है। लिखिएगा, then determine resistance if, then determine resistance if this wire is stretched, this wire is stretched, खींचा गया है, stretched, so that its area becomes 1/4 of initial value, its area becomes 1/4 of initial value, its area becomes 1/4, एक चौथाई हो जाता है बेटा, its area becomes 1/4 of initial value, 1/4 of initial value। इसका जो एरिया है बेटा वो घट के पहले का कितना हो गया, 1/4 हो गया, 1/4 ऑफ इनिशियल वैल्यू, ठीक। जल्दी से निकालो। एक, हाँ 16 आ रहा है, एरिया को 4 गुना घटाया है। आपको दिया गया, मान लो ये वायर था बेटा, इसका एरिया A था, लेंथ L, हाँ बेटा R/2 हो गया, R' की वैल्यू। और लोग साहब इसको इस तरह से स्ट्रेच किया गया, इसके एरिया जो है, एरिया का मान जो दिया जा रहा है A' की वैल्यू वो A/4 हो गया, तो इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको निकालनी है। जो पहले एरिया था बेटा, एरिया पहले का 1 कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया, तो बोला गया तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी उसकी, हाँ बेटा 16। और लोग 16 वाले हाथ उठाओ, 16 टाइम्स 3 3 6 16। देखो भैया, अभी कल बात हुआ था कि जब स्ट्रेच करेंगे तो वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा, तो जब वॉल्यूम की वैल्यू कांस्टेंट है, V की एक वैल्यू कांस्टेंट है, मान लो लेंथ हमारा L' हो गया, तो यानी कि V की वैल्यू होगा A इंटू L, पहले था, बाद में A' इंटू कितना हो गया L', तो A' की वैल्यू A/4 हो गया,
एल डैश की वैल्यू हमें निकालनी है और ये वैल्यू हमारा AL था तो ए कट गया तो एल डैश की वैल्यू 4L नहीं हो गया बेटा, तो लेंथ कितने गुना हो गया, आपको स्ट्रेच करके उसके एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन को 1/4 कर दिया तो लेंथ उसी रेशियो में बढ़ जाएगा ना, मालूम तो कांस्टेंट है, तो लेंथ 4 टाइम्स हो गया तो रेजिस्टेंस की वैल्यू रो एल डैश अपान ए डैश होगा। पहले वाला जो था आर की वैल्यू थी रो एल बाई ए, क्या रो एल बाई ए, तो यहाँ से रखोगे रो एल डैश की वैल्यू 4L अपान ए बाई कितना 4, ये 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर 16 रो एल बाई ए हुआ और इसकी वैल्यू पहले क्वेश्चन से कितना है आर के बराबर, तो आर डैश की वैल्यू क्या, लेंथ को n टाइम बढ़ाओ या एरिया को n टाइम घटाओ दोनों का रिजल्ट सेम सेम होता है। तो जब हम लोग स्ट्रेच करके क्या करते थे लेंथ को बढ़ाते थे तो उस केस में रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स बढ़ता था ना, तो लेंथ को n टाइम्स इंक्रीजमेंट बोला या एरिया का n टाइम डिक्रीजमेंट बोले, मतलब स्ट्रेचिंग है, अगर स्ट्रेच आप कर रहे हो तो रेजिस्टेंस की वैल्यू n स्क्वायर टाइम्स आपका क्या करेगा इंक्रीज कर जाएगा, n स्क्वायर टाइम क्या करेगा इंक्रीज कर जाएगा। कहाँ उल्टा कर दिया जी, अरे खींच रहे हो तो लंबाई बढ़ेगी ना, लंबाई बढ़ेगी तो एरिया घट रहा तो ये लंबाई क्या करेगी बढ़ेगी, जितनी रेशियो में एरिया घटेगा उसी रेशियो में लंबाई क्या करेगी बढ़ेगी, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या लंबाई बढ़ने की वजह से भी बढ़ेगा और एरिया घटने की वजह से भी बढ़ेगा, तो इसीलिए तो n स्क्वायर हुआ था, तो वही वाला पॉइंट है आपके बार एरिया के टर्म में बस बोल दिया गया। ठीक, चलिए लिखिए, हो गया बेटा इतना। नेक्स्ट हेडिंग करेंगे तो बेटा कलर कोड हटा दिया गया है। ठीक, देखो एक मिनट जरा उसमें चेक कर लो आप लोगों में वही वाला है कि उनमें चेंज किए हैं, सिलेबस है, सिलेबस है आपका IT वाला सिलेबस है, जल्दी खोलो देखो उसमें कलर कोड है कि गायब है, चेक कर लो एक बार। अच्छा जो यहाँ से डिलीट है वहाँ भी डिलीटेड है, हाँ सेम सेम सिलेबस वही है। ठीक है एक बार चेक कर लीजिए पहले, फिलहाल डिलीटेड में है, डिलीटेड दोनों का सेम सेम सिलेबस है फिजिक्स केमिस्ट्री में। हाँ लिखिएगा, हेडिंग करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, हेडिंग करो बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, प्रतिरोधों का संयोजन, यही बोलते हैं ना। कितने लोग हिंदी वाले थे बेटा, हिंदी वाले हाथ उठाओ, इतने लोगों ने हिंदी पढ़ा, अपना लैंग्वेज अच्छा लगता है ना, हाँ कभी कभी बहुत अच्छा लगता है, हाँ चलो ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, लेकिन हकीकत में वाला थोड़ा टेढ़ा है यार। ठीक, अब आप इतने से पढ़ रहे होंगे, अब आप हिंदी वाले पढ़ते होंगे तो थोड़ा सा, हाँ चलो देखो, तो कॉम्बिनेशन ऑफ जब रेजिस्टेंसेस हम बात करते हैं तो उस केस में आपका होता है एक सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा होगा बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक क्या होगा सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहला लिखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। इस पे कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो भैया, पीछे वाले पोर्शन पे कोई क्वेश्चन पूछ लीजिए। हाँ चलिए कॉम्बिनेशन देखते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज, हाँ बेटा हाँ सीरीज कॉम्बिनेशन, एक्चुअली कहीं कहीं ऐसे चीज़ों को डिलीट कर दिया जो नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब क्या बोला जाए, तो डिलीट करने वाला अति बुद्धिमान था या तो सब भूल गया हो कि हम क्या काट रहे हैं, हाँ R1 R2 R3। अगर पोटेंशियल बेटा V अप्लाई किया जा रहा है, जैसे हम लोग कैपेसिटर में बात किया था, जब पोटेंशियल आप V अप्लाई करेंगे, अगर सीरीज में जुड़े हैं तो वहाँ पे सभी कैपेसिटर के केस में प्लेटों पे चार्जेस सेम होती थी। अभी बेटा यहाँ से जो सर्किट में करंट फ्लो करेगा ना वो सभी में सेम सेम होगा, यानी कि जो करंट आपका पास आउट होगा, यहाँ से जाने वाला करंट
वो सभी के थ्रू क्या रहेगा, सेम सेम, और वही हमारा बाहर आ जाएगा। यानी कि पूरे सर्किट में करंट की वैल्यू सेम थी, वहाँ पे हम लोग चार्ज की वैल्यू सेम लेते थे। वहाँ भी पोटेंशियल सब डिवाइड होता था सीरीज कॉम्बिनेशन में, यहाँ भी पोटेंशियल सब डिवाइड होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक। तो V1 V2 V3 मान लो 3 रेजिस्टेंसेस को आपने सीरीज में जोड़ा तो टोटल जो पोटेंशियल होगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। अगर तीनों रेजिस्टेंसेस आपके सेम मैग्नीट्यूड के होते तो पोटेंशियल इक्वली डिवाइड होता। जैसे आपको तीनों R होते बेटा, तो वहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप V/3 हो जाता। n इक्वल रेजिस्टेंसेस अगर कनेक्ट किया गया हो तो सीरीज में, तो V/n हो जाता है ईच के थ्रू, ठीक। तो इस केस में क्या करेंगे, हमारा जो V की वैल्यू अप्लाई कर रहे हो V1 प्लस V2 प्लस V3 है, तो इस केस में अगर आपका टोटल इक्विवेलेंट निकालना होगा तो आपका बोला गया करंट की वैल्यू सेम है बेटा। करंट कैसा है, सेम है, तो जो पोटेंशियल है वो सब डिवाइड हो रहा है। यानी कि V की जो वैल्यू होगी V1 प्लस V2 प्लस कितना V3 के बराबर है। करंट हमने कंसीडर किया बेटा I फ्लो हो रहा है। अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू R यस ले ले, यस फॉर सीरीज, इफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज कितना RS, ठीक। सीरीज कॉम्बिनेशन का RS है तो V इक्वल टू हो जाएगा बेटा I इंटू कितना RS इक्वल टू, पहले वाले में पोटेंशियल V इक्वल टू IR होता है ना, तो V I इंटू R1, दूसरे वाले में I इंटू R2, तीसरे वाले में I इंटू R3, ऐसे जितना रहेगा एंड सो ऑन कर लेंगे। I कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा तो RS की वैल्यू R1 प्लस R2 प्लस R3, उसका उल्टा होता है, वहां सीरीज में रेसिप्रोकल हुआ था 1/C इक्वल टू 1/C1 1/C2 1/C3, ठीक। यहाँ पे क्या आ रहा है, सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3 आ रहा है, ठीक। जस्ट अपोजिट मिलेगा बेटा। तो ये हो गया। अब इस केस में सीरीज कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट होगा बेटा, वो सबसे लार्जेस्ट जो वैल्यू रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया है कॉम्बिनेशन में, उससे भी कैसा होगा, लार्जर होगा। दैट मीन्स सबसे बड़ा वाला जो रेजिस्टेंस आपने कनेक्ट किया है इसमें, उससे भी रिजल्टेंट वैल्यू क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, यानी लार्जर होना चाहिए। तो 2 पॉइंट लिख लीजिए ऐसे। देखिए, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट फ्लो थ्रू ईच रेजिस्टेंस, in series combination current flow through each resistance is same but potential difference, each resistance is same but potential difference distributes in the ratio of their resistances, in the ratio of their resistances। हो गया, डायग्राम बना के इतना नोट कर लो बेटा। हो गया बेटा, चलिए। तो ये कंडीशन आपका है, यहाँ से आपने दिखा लिया, ठीक। कॉम्बिनेशन पे क्या इफेक्ट होगा, तो आर की वैल्यू इक्विवेलेंट मिल गया। यहाँ पे बेटा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा ना,
वो लिख लिए पॉइंट करके वहीं लिखिए। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, अलग नीचे पॉइंट बना के नोट कर लो बेटा। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन is greater than the maximum value of resistance greater than the maximum value of resistance in the combination, greater than the maximum value of resistance in the combination, maximum value of resistance in the combination। इन द कॉम्बिनेशन, जो मैक्सिमम वैल्यू रेजिस्टेंस का आपने जोड़ा था उससे भी ज़्यादा होगा, तो चेक करने का एक तरीका होता है। और अगर आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस को जोड़ दिया जाए बेटा तो एनी टाइम हो जाएगा, ठीक, वही कर लो। इफ एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस आर connected in if n identical resistances are connected in series combination, then equivalent resistance will be n times of a resistance that is, इस केस में बेटा RS की जो वैल्यू होगी ना, वो RS की वैल्यू कितनी होगी, n इंटू आर। RS इक्वल टू n इंटू आर हो गया, RS इक्वल टू n इंटू आर, वही नीचे करिएगा। एंड पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस कुछ भी ले लीजिए, एंड पोटेंशियल ड्रॉप थ्रो ईच रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे V डैश की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, V बाई N हो जाए, N। अगर टोटल पोटेंशियल V आपने अप्लाई किया है और N रेजिस्टेंसेज इक्वल जोड़े गए हैं, तो हर रेजिस्टेंस के थ्रू जो पोटेंशियल ड्रॉप आपका होगा वो V बाई कितना हो जाएगा, N के बराबर होगा। तो ईच रेजिस्टेंस के थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू जो होती है बेटा वो V बाई N के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कर लेंगे। तो ईच रेजिस्टेंस के थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप जो आपका आएगा वो V बाई N के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं, V बाई N के क्या होता है आपका, इक्वल होता है। क्लियर है इतना? चलिए, तो ये तो हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन की कहानी बेटा। दूसरा होता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, लिख लीजिए, तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ भी, ठीक। लिखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल में जैसे आपने वहां पे किया था, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारे जो हमारे क्या होते थे, रेजिस्टेंसेस का वन टर्मिनल कहाँ से, एक पॉइंट से यानी पॉजिटिव, दूसरा वाला कहाँ से, नेगेटिव से आप जोड़ते हो। तो उस केस में क्या होगा आपका, यहाँ पे बिहेवियर जो होगा उसे हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन कह लेंगे। जैसे इतना बड़ा कौन बना देता है यार पेजर को। वी वेट, ठीक है। ये रेजिस्टेंसेस है, मान लो बेटा R1, R2 एंड R3। ये ऊपर ही लिख लेते हैं सारे को। R1 R2 क्या है, R3 है। R1 R2 R3 रेजिस्टेंसेस है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल ड्रॉप B है, याद रखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सब डिवाइड होता था बेटा, और पैरेलल कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी होती है करंट डिवाइड होगा। जैसे यहाँ से जो भी करंट जाएगा ना, यहाँ से जाने वाला जो भी करंट आपका होगा, I करंट गया, अब इसके पास देखो तीन डिफरेंट रूट्स मिल रहे हैं, ठीक।
तीन आपके कैसे हैं, डिफरेंट रूट्स हैं। तो जब तीन डिफरेंट रूट्स हो गए तो कुछ आपका करंट यहाँ से जाएगा, कुछ आपका यहाँ से पास होगा, कुछ यहाँ से पास होगा, बट इन तीनों का सम आई के क्या होगा, बराबर होगा किरचॉफ फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। आपने किरचॉफ फर्स्ट लॉ पढ़ा होगा, ठीक है, कि जंक्शन पॉइंट पे नेट इनकमिंग करंट इक्वल टू नेट आउटगोइंग करंट। तो टोटल जो करंट आपका आएगा बेटा, आई आ रहा है और जाने वाले सारे कितने हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 है, इन तीनों का सम इससे क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब कंडीशन सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिवाइड होता था, करंट की वैल्यू सेम थी। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट सब डिवाइड होगा और पोटेंशियल ड्रॉप सभी के थ्रू क्या रहेगा, सेम रहेगा। ध्यान रखेंगे यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस सभी के थ्रू सेम होगा। अगर सर्किट हमारी आइडियल है तो उस केस में वो उतना ही होता जितना सोर्स का पोटेंशियल होता है। फिलहाल क्योंकि सर्किट आइडियल होती नहीं है तो कुछ ना कुछ तो लॉस होता है प्रैक्टिकली, बट जब हम लोग पढ़ते हैं तो बोला जाता है जो आपका सोर्स का पोटेंशियल होगा वही ईच रेजिस्टेंस के थ्रू हमारा पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू होगी पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक, तो डायग्राम बना लीजिए। हो गया, हो गया बेटा, देखिएगा देखना, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन one end of all resistances, one end या one terminal जो भी कह लो, one end of all resistances are connected through positive plate of the source या बैटरी जो भी कह दो, पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरी, and other end is connected through negative end, other end is connected through negative plate of the battery कर लो, negative plate of the battery as shown in figure कर लो, as shown in figure जैसा आपने बनाया है। ठीक, अगर आप नेक्स्ट टाइम लिखिएगा in parallel combination potential difference will be same across each resistance, but across each resistance, but क्या डिफरेंट होगा, करंट डिस्ट्रीब्यूट्स। अब जरा एक पॉइंट बता दो तब फिर लिखाएं क्या है। ये बताओ करंट बेटा, जैसे मान लो अलग अलग रेजिस्टेंस हमने जोड़ दिया, तो जिस आर्म का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा उससे करंट सबसे ज़्यादा पास होगा, कि जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा उससे सबसे ज़्यादा पास होगा, जिससे सबसे कम होगा उससे सबसे ज़्यादा पास होगा। ऐसे आप याद रखो, अगर आपके घर के जाने के कई रास्ते हैं तो हम सबसे ज़्यादा उस रास्ते को चूज करते हैं जो सबसे कैसा हो, ये तो शॉर्टकट हो, स्मूथ हो, कम टाइम टेकिंग हो। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या है, और कुछ घुमक्कड़ देवता लोग उल्टा चूज करते हैं, है ना, आराम से घूमते हुए पहुंचेंगे घर पे, है ना। ठीक, तो वो तो एक्सेप्शनल कहानी है, बट जो होता है यहाँ पे वो क्या रूल को ही फॉलो करता है, ये एक्सेप्शन यहाँ पे नहीं मिलता है। ठीक, तो जिस टर्मिनल के जिस आर्म में रेजिस्टेंस सबसे कम होगा बेटा, करंट का मैग्नीट्यूड उस पर सबसे ज़्यादा होता है।
और उस पर बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं या क्वेश्चन में यूज में आता है वो कॉन्सेप्ट। ठीक, अभी लिखा देंगे आगे, तो लिखिएगा क्या लिख रहे थे बेटा, पूरा बोल दो यार। डिस्ट्रीब्यूट इन, क्या लिखा है, current distribute in the reverse ratio of, current distribute in the reverse ratio of their resistances, that is I जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, R। जिसका बेटा रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें करंट की वैल्यू कम पास होगी, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें से करंट की वैल्यू ज़्यादा पास आउट होगी। ठीक, अब देखो यहाँ पे हम लोग करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में। आपने देखा I की जो वैल्यू है वो क्या हो रहा है, I1 प्लस I2 प्लस कितना I3 है। ठीक, और I इक्वल टू होता है V/R। ठीक, और B की वैल्यू सबके लिए क्या है, सेम है। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर मान लिया जाए बेटा, इफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस कितना RP, P फॉर पैरेलल है बेटा। अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू RP हो तो I की वैल्यू हो जाएगा V अपान कितना RP इक्वल टू V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस P अपान R3, ऐसे और होगा एंड प्लस सो ऑन। ठीक, कहाँ से सो जाता है बेटा, हैं? बहुत काम कर रहे हो यार, पढ़ने वाला भी काम कर लो भैया। 1 अपान RP की वैल्यू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो इक्विवेलेंट जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का होता है वो रेसिप्रोकल सम के बराबर हो जाएगा। क्या होगा, रेसिप्रोकल सम के बराबर होगा, वो ले लीजिए। हो गया, तो ये आएगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। तो इक्विवेलेंट जो वैल्यू आपकी है 1/R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 के क्या होता है, इक्वल होगा। ठीक, नोट कर लीजिए। हो गया बेटा, नीचे वही स्टेटमेंट बना लीजिएगा। हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट लिखा था ग्रेटर देन लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ क्या कनेक्टेड इन कॉम्बिनेशन। यहाँ पे जो बेटा इक्विवेलेंट होगा रेजिस्टेंस वो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो कनेक्ट करेंगे उससे भी स्मॉलर होता। तो लिख लीजिएगा एरो लगा के, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ पैरेलल कॉम्बिनेशन is smaller than the minimum value of resistance, connected in minimum value of resistance connected in combination, minimum value of resistance connected in combination। तो कॉम्बिनेशन में आपका जो मिनिमम वैल्यू है रेजिस्टेंस कनेक्टेड है उससे भी क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। ठीक, अब कंडीशन क्या बनेगी बेटा, अगर दो रेजिस्टेंसेज हैं केवल, ठीक, उनको आपने पैरेलल में कनेक्ट किया तो इक्विवेलेंट वैल्यू हम लोग R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2 से फाइंड कर सकते हैं। ठीक, यहीं पे लिख ले R2 रेजिस्टेंसेस, जैसे 2 के लिए तो वहां से हमें टाइम कम में लगेगा और 2 से ज़्यादा है तो हम लोग इस तरह से लगाएंगे तो समय कम लगेगा। अगर आप क्या वहां पे निकालोगे एलसीएम तो और टेढ़ा हो जाता है। तो इसलिए अगर 2 है
तो वहां से लगा लेना, 2 से ग्रेटर है तो इस तरह से आप लगाइएगा, ठीक। फॉर टू रेजिस्टेंसेस के लिए हो जाएगा बेटा, R की वैल्यू हो जाता है R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2, ठीक। अरे 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 करोगे, एलसीएम R1 R2 आएगा, रिवर्स करोगे तो R1 R2 ऊपर चला जाएगा, R1 प्लस R2 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक। तो R1 R2 अपान R1 प्लस R2 के बराबर होता है, ठीक। तो इक्विवेलेंट वैल्यू R1 R2 अपान R1 प्लस R2 क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाता है। तो इसके बेस पे हम लोग यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक। ओके बेटा, अब यहाँ पे दूसरा होता है बेटा, अगर दो सर्किट, कोई सर्किट है, ठीक, उनमें से करंट आपका पास आउट हो रहा है। खूब इस कॉन्सेप्ट का यूज होता है क्वेश्चन लगाते समय, बार बार अभी आपको लगाएंगे तो आएगा कि अगर दो सर्किट हैं वो पैरेलली, आपके दो रेजिस्टेंसेस पैरेलली कनेक्टेड हैं। कैसे हैं बेटा, अगर दो रेजिस्टेंसेस पैरेलली आपका कनेक्टेड है, ठीक, पैरेलली आपको कनेक्टेड है, यहाँ से आने वाले करंट की वैल्यू दी गई I। सपोज दैट यहाँ से जाने वाला करंट I1 है, रेजिस्टेंस विल बी R1, यहाँ से जाने वाला करंट I2 है एंड रेजिस्टेंस विल बी कितना, R2। तो पूछा जाता है बेटा I1 की वैल्यू कितनी होगी और I2 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक। तब जब हम लोग यहाँ से करंट निकालेंगे I1, तो I1 की वैल्यू निकालते समय टोटल करंट I इंटू रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट सेगमेंट, दूसरा वाला जो रेजिस्टेंस है जिसमें निकाल रहे हैं उसके अपोजिट वाला, ठीक। तो R2 अपान R1 प्लस R2, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, बार बार यूज में आता है, ठीक। और I2 जब निकालेंगे, I2 की वैल्यू निकालोगे तो I ब्रैकेट में कितना आएगा, इसमें निकाल रहे तो इसका रेजिस्टेंस अपान कितना, टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस कितना R2। तो इन रिलेशंस का यूज करके अगर किसी सेगमेंट में हमें क्या करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम लोग बेटा डिटरमाइन करते हैं, ठीक। तो लिख लीजिएगा, लिखिए, इफ लिखिए two resistors are connected in parallel combination and total current flowing in the circuit is I. Total current flowing in the circuit is I. Then current passing through individual resistances are given as ऐसे डायग्राम बना लेना बेटा और ध्यान नोट कर लो, ठीक। हो गया,
चलिए आगे लिखिएगा, इफ पॉइंट रख लीजिए, इफ n आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस are connected in if n identical resistances are connected in किसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन, n identical resistances are connected in parallel combination, then equivalent resistance of combination देखेंगे R की वैल्यू जो आएगी बेटा, R इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी R अपान कितना N, एंड यहाँ पर R/N कर लीजिएगा और नीचे लिखिएगा एंड करंट पासिंग थ्रू each resistance जो करंट की वैल्यू पास आउट होगी बेटा थ्रू ईच रेजिस्टेंस, करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस कितना आएगा, आई डैश की वैल्यू आई बाई कितना एन के बराबर हो जाएगा बेटा। टोटल जो करंट आएगा, ठीक, टोटल जो करंट फ्लो कर रहे हैं उसका 1/n टाइम्स हर रेजिस्टेंस के थ्रू बराबर बेटा पास आउट होगा, ठीक, सभी के थ्रू क्या होगा, इक्वल आपका पास आउट होगा। तो इसके बेस पे आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या कंडीशन बनेगा, समझ गए। अब थोड़ा सा कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन कर लीजिए, तब फिर उसके बाद आपको सेल के बारे में बताया जाए, सेल क्या होता है। चलिए पहले सिंपल सा 2 कर लीजिए, फिर आप आगे करिएगा। आपको बताना है, लिख लीजिए क्वेश्चन लिखिए, डिटरमाइन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन AB, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन AB, ए और बी पॉइंट है बेटा, उनके बीच का हमें इक्विवेलेंट क्या निकालना है, रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, अगर हमें ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है, कितना आपका होगा, तो कैसे डिटरमाइन करेंगे, नोट कर लिए 1-2 क्वेश्चन। चलो पहले इतना ही कर लेंगे। ये पॉइंट हमारा बेटा ए है, ये पॉइंट आपका बी है, 8 ओम 8 ओम, 4 ओम 8 ओम 8 ओम। आपको इक्विवेलेंट वैल्यू आपको निकालनी है ए और बी के बीच के रेजिस्टेंस का, ठीक, और इसी का बी पॉइंट कर लीजिए, उसी का ये पॉइंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बी बना लो। करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस, करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस, 4 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू करंट की वैल्यू क्या होगी, ठीक, इफ सोर्स पोटेंशियल इज 4 ओम रेजिस्टेंस, इफ सोर्स पोटेंशियल इज 20 वोल्ट, इफ सोर्स पोटेंशियल इज 20 वोल्ट, यानी कि यहाँ जो पोटेंशियल अप्लाई किया जा रहा है वो 20 वोल्ट का है, तो 4 ओम वाले रेजिस्टेंस के थ्रू करंट कितना पास आउट होगा, ठीक। पहला तो आर इक्विवेलेंट निकालना था ए बी के बीच में, आर इक्विवेलेंट निकाल लो, और दूसरा हो गया आई किसके 4 ओम के थ्रू कितना पास आउट होगा। हाँ बेटा,
अच्छा, R इक्विवेलेंट 4/3 आ गया। और आई इक्विवेलेंट निकालना है? नहीं, 4 ओम के थ्रू रेजिस्टेंस निकालना है, करंट निकालना है। करंट पासिंग थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस ओनली। 5 एम्पीयर। कितना है बेटा? 5 एम्पीयर। 5। 5 एम्पीयर 4/3 और लोग 2/3 आई इक्विवेलेंट 2/3 एम्पियर। ओम रेजिस्टेंस 4/3 आई इक्विवेलेंट। और लोग का ये दोनों आपस में पैरेलल में है। तो जब पैरेलल में है 8 8 जा 64 अपान 8 + 8 16 अपान क्या 64 अपान 16 मतलब 4 ओम। और ये वाला ऑलरेडी 4 है ही है। ऐसे ये वाला भी कितना आएगा? ये 4 ये 4 ये 4 तीनों किस में हो जाएंगे? पैरेलल में। तो जब R इक्विवेलेंट निकालोगे बेटा तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू होगा 1/4 + 1/4 प्लस कितना 1/4। तो इक्विवेलेंट वैल्यू रिवर्स करो, ये हो गया 3/4। रिवर्स करोगे तो 4 कितना 3 ओम आ गया। इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है 4/3 है बेटा, 2/3 नहीं है। अगला, यहाँ से करंट हमें इसमें से केवल पूछा था हमने। तो एक चीज आपको मालूम है बेटा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सभी के थ्रू सेम सेम होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी है, पोटेंशियल डिफरेंस सबके थ्रू क्या होगा? सेम सेम होगा। और वो हमेशा सोर्स के पोटेंशियल के क्या होता है? बराबर होगा। पोटेंशियल डिफरेंस सभी के थ्रू पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम सेम, और इट इज इक्वल टू क्या किसके बराबर? सोर्स पोटेंशियल। तो हमें करंट यहाँ से निकालना है ना, तो इसका तो इसके थ्रू भी पोटेंशियल भी कितना होगा? 20 वोल्ट होगा। और रेजिस्टेंस कितना है? 4 ओम है। तो करंट पासिंग थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस सिंस V इक्वल टू आएगा 20 वोल्ट, सो करंट पासिंग थ्रू 4 ओम रजिस्टर I की वैल्यू जो आएगी V अपान कितना R, V की वैल्यू 20/5 एम्पियर। अगर इक्विवेलेंट करंट पूछा जाता बेटा तो तब कितना आता? इक्विवेलेंट करंट टोटल 15। ठीक। अरे भाई 20/4/3 3 ऊपर जाता 60 हो जाता, 60/4 मतलब 15 एम्पियर आ जाता। क्योंकि रेजिस्टेंस 1/3 हो जा रहा है ना, तो रेजिस्टेंस जितना घटेगा करंट उतना पहले, तो टोटल करंट की वैल्यू जो आ जाती है वो 15 ओम आता। ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला कि बेटा ए बी के बीच में यहाँ भी इक्विवेलेंट हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। और जो रेजिस्टेंसेज आपको दिए गए हैं फाइव 10 15, ये ओम में है बेटा, ये 15 लिखा है, 10 20 30 ये भी ओम में है, 10 ओम ये है, 10 ओम ये।
ए और बी पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको निकालना है। ए बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। डायग्राम में आपको दिया गया बेटा। है 20 को मारा है। और लोग का भैया देखिए इन्होंने कुछ बोला है वो सही है या नहीं है। फोर्टी 5 ओम। चलिए एक 20 आया ऑप्शन, एक 45 आया बेटा। और लोग 20। चलिए और लोग बेटा और लोग का 20 वाले जरा खड़े हो जाए भैया। 20 जिन्होंने बोला 20 वाले, 20 वाले आप हो। कैसे आया 20 सर? कहाँ पे? क्यों? लग रहा है सर, है कि लग रहा है? चलिए बेटे आपने क्या सोचा ऐसा ही? जब माना नहीं जाएगा। चलिए देखिए क्या है बेटा ना, हम लोग जब करेंगे ये एक एक सेगमेंट लो। P बाई क्यू इक्वल टू R बाई S। 5/10 बराबर 10/20। रेशियो 1:2 1:2 आया नहीं, सेम। तो ये वाला बीच वाला क्या हो गया? कैंसिल। ऐसे अब इनके लिए करेंगे। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 15 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 30 हो गया। 15/15 बराबर 30/30। ये वाला भी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो अब बचा हमारा कितना? इधर वाला जो सेगमेंट है ये तीनों 5, 10, 15 सीरीज में, 10, 20, 30 सीरीज में हो गया। तो दो कॉलम बना, एक ये वाला सीरीज में, तो इन तीनों का किया तो 30 ओम। ये सीरीज में हो गए, इन तीनों का किया तो 60 ओम। अब ये दोनों पैरेलल में हो गए तो R इक्विवेलेंट हो गया R1 R2 अपान कितना? R1 प्लस R2। तो 30 × 60 अपान 30 प्लस कितना? 60। ऊपर होगा क्या? 1800 अपान 90। 1 0 कैंसिल, 9 2 जा, तो हो गया बेटा 20 क्या ओम। इक्विवेलेंट वैल्यू 20 आया। कितना? 20 ओम आ जाएगा। तो यहाँ से जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग निकालेंगे बेटा वो 20 ओम के बराबर हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अगला जरा लिख लेंगे, नहीं समझे? क्योंकि बैलेंस हो रहा है ना, तो दोनों एक बार इसको ले लिए, एक बार दूसरे सेगमेंट को ले, दोनों का हमारा क्या ब्रिज बना के वहां से कैंसिल आउट कर दिए जो बीच वाला टाइम आपके रेजिस्टेंसेस हैं। ठीक, नेक्स्ट लिखेंगे इसमें एक एमीटर हमने लगा दिया, वैसे गैल्वेनोमीटर मीटर जो भी लगा दीजिए। इसकी वैल्यू है बेटा 10 ओम, इसकी वैल्यू है 40 ओम, इसकी वैल्यू है 5 ओम,
4 5 चौक 20, इसकी वैल्यू है 40 ओम। ठीक, पूछा जा रहा है फाइंड, अब यहाँ दिखाना पड़ेगा हमें, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे एक अनदर रेजिस्टेंस लगा दिया जिसे कहा गया एक्स। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट द रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर विल बी 0, यानी डिफ्लेक्शन जो गैल्वेनोमीटर का है वो क्या हो, 0 है। तो लिखिएगा क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स as shown in figure so that reading of galvanometer will be 0, so that reading of galvanometer will be 0। या तो बोलेगा गैल्वेनोमीटर की 0 हो, या वहाँ रेजिस्टेंस दे देगा बेटा, कहेगा उस रेजिस्टेंस से करंट पास होने वाला क्या हो, 0 हो, जैसा भी रहेगा। ठीक, तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 होने के लिए यक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, अदर देन 0 या समथिंग। 40 जी सर, कितने लोग 40 वाले हैं, और लोग दिमाग लगाइए। ये सब खाली बस एक बार आप सोच लीजिए, इसमें कुछ बहुत करना नहीं होता है, और दिमाग थोड़ा चलाइए, चले तो। हैं, कितने लोग का जाम हो गया है, हैं 80, आपका 80 आया, लोग का 40 आया। वैसा 2 गुना रहता है, और वैसा 2 गुना रहता है एडवांस में। हैं, आपका भी इससे आया, 2 लोग 80 वाले हो गए, 2 40 वाले हो गए, और कोई लोग भैया, बाकी लोग कहाँ हैं, हैं? अरे किसी एक को फेवर करो, 2 ही कैंडिडेट हैं, है ना। बाकी लोग बताओ। हो गया बेटा, चलिए देखते हैं। सॉल्व करने के लिए बेटा हम लोग को इसका मान लो इक्विवेलेंट वैल्यू R है, और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 होने के लिए, ठीक, ये बैलेंस होना चाहिए ना, दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस होना चाहिए फॉर नो डिफ्लेक्शन। क्या, फॉर नो डिफ्लेक्शन। अगर डिफ्लेक्शन की बात हम लोग ना करें, क्या हो रहा है, फॉर नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। ठीक, ये आएगा 10/40 इक्वल टू 5/R। तो यहाँ से 1/4 हुआ, और R की वैल्यू निकालोगे तो आना चाहिए कितना, 20 ओम। कितना आना चाहिए, 20 ओम। कितने लोगों ने 20 निकाला था, 20 निकाले थे, 40 निकाले थे, तो 20 आना चाहिए। ये R की वैल्यू आई, R क्या है, इन दोनों का इक्विवेलेंट है बेटा, और दोनों लगे कैसे हैं, पैरेलल में। तो अभी हम लोगों ने रखा था 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू 1/R1 प्लस 1/R2 लिखते थे ना। तो यहाँ पे 1/R इक्विवेलेंट आया बेटा 1/20। R1 की वैल्यू हमें 40 वाला नोन है, और दूसरा वाला R2 मान लो हमारा कितना है, x दिया है। x को 1/x इक्वल टू हो जाएगा 1/20 माइनस 1/ कितना 40, एलसीएम आएगा बेटा 40, कितना आएगा 40। और ये कंडीशन कितनी हो गई, 2 2 जा 4, 2 माइनस 1 बराबर 1/40 इक्वल टू 1/x। तो x की वैल्यू, ये तो समझाने का कहानी है, सीधे कह लो यार P/Q इक्वल टू R/S होना चाहिए था। ठीक, और s की वैल्यू हमें कितना है यहाँ पे 4 1/4 बराबर 1/4, यानी 1/4 होने यहाँ 20 चाहिए,
अब 20 चाहिए, ये 40 है, तो 40 अगर ये 40 रहेगा तभी 40 का पैरेलल क्या होगा, 20 होगा। ठीक, तो उस कंडीशन में यानी कि इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी चाहिए थी आपको, 20, और ये तभी ऑब्टेन हो सकती है जब सेकंड रेजिस्टेंस एक्स जो वो भी कितना हो, 40 ओम का हो। समझे बेटा, लगाओ जल्दी से। डबल गया, डबल डबल कहीं मार देता जी, हाँ। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मार्केट में यानी किताबों में मिल जाएंगे, बहुत सारे हैं बेटा, लगा लीजिएगा। ठीक, हाँ ठीक, भेज भी देंगे। ठीक, आपको जो गया होगा उसमें देखिए एक सीरीज से जेई लिखा हुआ है, नीट तो ढूंढना पड़ता है, हाँ। ठीक, आप पीछे देखिएगा, एक तरफ से आपको मिलेगा। ठीक, कहो खाली यही वाला ही भेज दे तुम्हारे लिए, है ना, हाँ हाँ। चलिए देखिए नेक्स्ट, एक और क्या दे दो, एक चलिए अच्छा कर दीजिए। आर 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 आर, इक्विवेलेंट वैल्यू ए बी के बीच पूछा गया बेटा, फाइंड इक्विवेलेंट बिटवीन ए बी, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, ए एंड बी के बीच का इक्विवेलेंट वैल्यू कितना होगा, फाइंड इक्विवेलेंट बिटवीन ए बी। ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट क्या होगा वो निकालना आपको। हाँ क्या करो, वो भी देगा यार, कहाँ आपको टच दिख रहा है, दिखा हो तो बताओ। हाँ हाँ वो टच है, वो टच है, वो टच किया गया है। हाँ जी, तुक्का नहीं मारना यार। अरे लगा लो भैया, कॉपी किताब तुम्हारे हैं, हाँ तो लगाओ ना, इतना भगवान ने इतने हाई क्या पावर का चिप दिया है, देखो कुछ मेमोरी में है कि सब गायब है, हाँ? जी सर, रुके ही हैं जब नहीं लगाओगे तुम लोग यार। ऑप्शन बता दूं, ये तो बड़ा खतरनाक चीज है यार, हाँ? ऑप्शन मार के ही तो हम लोग 4 मिलने के बजाय 5 गायब करते हैं, ऑप्शन ना रहता तो ऐसा नहीं करते, है ना। अगर किताब वाले ऑप्शन देना बंद कर दें तो माइनस होना बंद हो जाए, है ना। 4/3 आर, और बेटा R/3, 4R/3 कि R/3, मनली R/3। चलिए दो ऑप्शन आ गए, R/3 एंड 4R/3। और लोग, हाँ जी 4R/3 जी। नेक्स्ट, और
चलो देखते हैं बेटा, करने का क्या तरीका है ना, इस बी को पकड़ो और ऐसे खींच दो, जब खींचोगे तो बाहर आ जाएगा यार ये। और ये देखो 1 2 3 पार्ट में बट रहा है, कितने पार्ट में? और फिर ये तीनों जुड़े कहाँ से हैं? इस आर 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 आर, ये पैरेलल में है तो आर बाई एन हो जाता है, तो 3 जुड़े हैं आर आर आर, तो क्या आर बाई 3 हो गया। और ये इसके साथ किसमें है? सीरीज में, तो आर इक्विवेलेंट हो गया आर प्लस आर बाई 3, एलसीएम 3 होगा बेटा, 3 × 3 = 4, तो 4 आर बाई 3, तो इक्विवेलेंट वैल्यू आ गई 4 आर बाई 3 आ गया साहब। कितना आया? 4 आर बाई 3। ठीक, जल्दी करिए। जी इधर का जो एक्स वाला पार्ट है वो ऑटोमेटिक पावर है, और ग्रेडियंट का जो ऐसा लगता है तो आ रहा है, नहीं लगता, यही तो सबसे इंटरेस्टिंग है यार। आने का आता है क्वेश्चन तो बन भी जाता है, लेकिन ये तो जैसे विश्वास नहीं देते हैं तो आ रहा है। हाँ बेटा, जैसे ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट है आपका, इस पॉइंट को हमने पकड़ा ऐसे खींचा तो ये बाहर आएगा, ये पोर्शन बाहर आ गया। देखो ये एक सेगमेंट है, यहाँ से 3 पार्ट में बाइफरकेट हो रहा है, एक इधर एक इधर, और ये तीनों मिलके कहाँ जुड़ गए हैं? ए वाले से। ठीक, तो हमने क्या किया, इसको बाहर किया, इसको खींचा, और ये हो गया। और ये तीनों सेगमेंट 1 2 3 ये तीनों जुड़े हुए एक दूसरे से। पीछे देखो बैक सेगमेंट सबका जुड़ा हुआ है, एक टर्मिनल यहाँ से सबका है और दूसरा टर्मिनल इनसे जुड़े हुए हैं दूसरे पॉइंट से, तो ये तीनों हमारे इस पॉइंट से जुड़ गए। और फिर ये आगे आके कहाँ से जुड़ा हुआ है? ए से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो तीनों आर वाले जो हो गए पैरेलल में, तो आर बाई 3 और प्लस क्या, अगला वाला जो आर था वो सीरीज में था, तो आर प्लस आर बाई 3 हो गया बेटा, समझे? चलिए अगला बता देंगे। नेक्स्ट आपको एक सर्किट दी गई है, उसमें जो करंट पास हो रहा है कितने 3 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट पास आउट हो रहा है, हम डायग्राम बना रहे हैं, तो वो आपको दिया गया 4 ओम के थ्रू हमें वोल्टेज की वैल्यू निकालनी है। जरा देखो 3 ओम, ये 4 ओम है, थ्री ओम ऊपर वाला है, नीचे वाला 6 ओम है, और राइट साइड में जो लगा हुआ है वो हमारा 4 ओम है। इसे किसी सोर्स से जोड़ दिया बेटा, इसे क्या बैटरी से आपने कनेक्ट कर दिया। बोला क्या जा रहा है? हाँ वो मैं बोला क्या जा रहा है बेटा, यहाँ से जाने वाला करंट जो है ये मान लो I1 है, I1 की वैल्यू 0.8 एम्पियर है। I1 की वैल्यू हमने कितना ले लिया? 0.8 एम्पियर ले लिया। ठीक, पूछा क्या गया बेटा, तो R के थ्रू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस। ये 4 ओम वाले के थ्रू यहाँ से V जो होगा वो हमें निकालना है। V की वैल्यू किसे अक्रॉस? 4 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू हमारा V की वैल्यू क्या होगी वो आपको डिटरमाइन करनी है। जल्दी करिए, वोल्ट नहीं दिया था, वहीं तो नहीं दिया है, वो निकालना है साहब। थ्री ओम रेजिस्टेंस के थ्रू करंट की वैल्यू 0.8 एम्पियर दी गई है, उसके पैरेलली 6 ओम रेजिस्टेंस दूसरा कनेक्टेड है, और आगे आपका सीरीज में उससे क्या 4 ओम का रेजिस्टर कनेक्टेड है। तो फाइंड करना है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस। 4 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू हमें पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकालनी है। जल्दी करिए, तो इस बार टॉपिक शुरू करने के लिए, लेकिन क्या टाइम हो गया बेटा?
बता दीजिए। तो हाँ बेटा, हाँ जी साहब, अच्छा 4 वोल्ट आ गया जी, कैसे? वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे 3 ओम रेजिस्टेंस से, वही वोल्टेज ड्रॉप 6 ओम रेजिस्टेंस करेगा पैरेलल में है, फिर वहां से 6 ओम के कितना करंट जाएगा उसको निकालेंगे, दोनों करंट का सम, उसके बाद दोनों करंट कितना आ रहा है? 1 एम्पीयर। तो गड़बड़ कर दिया आपने, 1.2 आएगा। देखो, अरे भाई 3 ओम वाला है तो यहाँ से 0.8 एम्पियर, तो ये 6 ओम है, तो यहाँ से करंट जो I2 मिलेगा वो क्या उसका आधा होगा ना, रेजिस्टेंस दूना तो करंट क्या आधा, तो वैल्यू हो जाएगा 0.4 एम्पियर। ये दोनों यहाँ से जाएंगे तो इसकी वैल्यू I जो होगा I1 प्लस I2 हो जाएगा बेटा, यानी 0.8 प्लस 0.4 दैट इज हो गया 1.2 एम्पियर। और रेजिस्टेंस कितना है 4 है, तो V की वैल्यू I इंटू कितना R, I की वैल्यू हमने निकाल लिया 1.2, R की वैल्यू कितना साहब 4, तो आ गया 4.8 वोल्ट। समझे? खाली आपने थोड़ी सी गड़बड़ कर दिया था, कॉन्सेप्ट तो सही था। क्या जब रेजिस्टेंस डबल हो रहा है तो करंट क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। क्लियर? चलिए इतना कर लीजिए, अब कल करिएगा सर, आ गए होंगे। चलो ठीक बेटा, आगे से हो जाएगा।